So in this video, we are going to discuss the big story, like starting with why do people run business, why do corporates exist, and ending at valuation. So valuation might not be covered in this part, but let's begin. So basic question, why do corporates exist and why do businesses exist? Generally to make profit and to revert it back to their owners. Thinking from a corporate finance, the company's perspective, who are the owners, the shareholders who have invested, and how do we analyze, how do we measure कि हमने ओनर के लिए कितना कमाया? By using the metrics called return on equity, right? Why return on equity and why not return on capital employed? Think, किसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है? शेयर होल्डर की. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ना, दिस सीम्स कि यार इक्विटी के लिए कमाया या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कमाया, बात तो एक ही है. एक्चुअली नॉट, बिकॉज कैपिटल जो हमने बिजनेस में रन यूज़ की इज कंप्राइज ऑफ इक्विटी का कंट्रीब्यूशन प्लस डेट का कंट्रीब्यूशन एज वेल. हमारा पर्पस डेट की वैल्यू मैक्सिमाइज करना नहीं है, क्योंकि डेट की तो वैल्यू एकदम स्टैग्नेंट होती है. जो वैल्यू पर डेट मिला उसको उतना इंटरेस्ट पे करते जाना है एंड दैट्स इट. हमें मैक्सिमाइज करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू, जो कि हम मेजर करते हैं यूजिंग नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी. दिस इज नॉट ओनली द इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओनरशिप किस किस की है. एंड नेट इनकम तो सिंपल है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा उसको कंसिडर करना है. If we are a conglomerate, we have to include the value of subsidiaries as well. Subsidiaries ने कितना प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स, दैट ऑल्सो वी विल इंक्लूड इन आर नेट इनकम, राइट. एंड जो हमने इक्विटी की बात की थी ना, उसके अंदर क्या क्या आता है, लेट्स ब्रेक डाउन ऑन इट. इक्विटी शेयर कैपिटल एज इट इज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? जिनके पास इक्विटी और डेट दोनों के ही बेनिफिट्स कंबाइंड होते हैं, पर इनकी ना वैल्यू चेंज नहीं होती. नाम में ही लिखा है प्रेफरेंस, ये कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलेगा एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और एनी काइंड ऑफ रिजर्व फॉर दिस पर्पस. हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व भी देखा, हमने कैपिटल रिजर्व भी देखा, और भी रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, लाइक दैट इज प्रॉफिट. एंड दीज ऑल आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू देम. तो ये भी तो इनकी वैल्यू इम्पैक्ट करेगा. एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ग्लोमरेट. हमारी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, बट इन सब्सिडरीज में हमारा 100% स्टेक नहीं है. से इसमें 80% ही है, इसमें 95% ही है. तो जो इसका बचा हुआ 5% है वो तो किसी और का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, बट फॉर द पर्पस ऑफ आर शेयर होल्डर्स हमें तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट. दैट कम्स अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट. एंड यहीं पे मैच करने के लिए हमने सब्सिडरीज का भी प्रॉफिट अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था. मूविंग अहेड, आरओई हमने देख लिया, इसको मैक्सिमाइज करना है. बट आरओई आता कहाँ से? इनकम स्टेटमेंट, यू रिमेंबर, सेल्स था, फिर कॉस्ट था, फिर और खर्चे, फिर इंटरेस्ट, फिर डिप्रिसिएशन, फिर टैक्स, आखिरी में जाके नेट इनकम बचती थी. लेट्स फर्दर एनालाइज दिस इन अ फॉर्म कॉल्ड डू पॉइंट एनालिसिस. डू पॉइंट एनालिसिस 3 फॉर्म और 5 फॉर्म भी होता है. 3 फॉर्म इज दिस पूरा, दिस एंड दिस. अगर इसको और ब्रेक करें तो ये 5 पॉइंट बनता है. तो 5 पॉइंट इज द मैक्सिमम डू पॉइंट गोज. और भी जा सकते हैं, बट लाइक मोस्टली डिसीजंस इसी में से हो जाते हैं. फर्स्ट पार्ट शीट्स योर टैक्स बर्डन. कैसे निकलेगा टैक्स बर्डन? टैक्स देने से पहले कितना था, टैक्स देने के बाद कितना है. सिंपल, टैक्स देने से पहले मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा. इससे मेरे को पता चल गया कि मेरी कंपनी पर टैक्स का बर्डन कितना आ रहा है. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, इंटरेस्ट का बर्डन कितना आ रहा है. इंटरेस्ट देने से पहले कितना था, इंटरेस्ट देने के बाद कितना है. इंटरेस्ट का बर्डन पता चल गया. ये बर्डन किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर कैसा था, हमने कितना डेट उठाया था, हमने कितना इक्विटी उठाया था, क्या इन दोनों का जो रेशियो था वो फिजिबल था, कहीं हमने बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं उठा लिया था. टू मच ऑफ डेट, यू नो व्हाट इट विल डू, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर देगा. इंटरेस्ट क्या होता है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज मीन्स you make money or you don't make money, you have to pay the interest. That's a burden for us. एंड यहीं पे हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस का फाइनेंसिंग वाला डिसीजन सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से हमको पैसा उठाना है. कॉर्पोरेट फाइनेंस 3 डिसीजन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने ओवरव्यू वाले पार्ट में किया था,
दैट यू हैव टू टेक केयर हियर। देन इससे भी एक लेवल पीछे चलते हैं कि हमने ईबिट का मार्जिन कितना कमाया। इंटरेस्ट का खर्चा नहीं भी था मान लो, तो मैंने अपनी सेल्स पे कितना कमाया, ये तो सिंपल सिंपल मार्जिन है। कितना अच्छा मेरा ऑपरेशंस था जब मेरे पास इंटरेस्ट बर्डन भी नहीं था और टैक्स बर्डन भी नहीं था। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज आर असेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। असेट टर्नओवर क्या बोलता है कि हाउ वेल आर यू इन योर कैपिटल एफिशिएंसी, कितना अच्छे से आप अपने कैपिटल रिसोर्सेज को, अपने कैपिटल असेट्स को यूज कर पाते हो टू जनरेट सेल्स आउट ऑफ देम। यहाँ पे कहीं एवरेज वर्ड नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है भाई बिकॉज दिस इज अ मिक्स्ड रेशियो। अभी तक हम इनकम स्टेटमेंट पे ही थे, न्यूमरेटर भी वहीं का था, डिनोमिनेटर भी वहीं का था, बट अब हम यहाँ पे आ गए हैं मिक्स्ड रेशियोज में। दिस बिलोंग्स टू इनकम स्टेटमेंट, दिस बिलोंग्स टू बैलेंस शीट। एंड जब हम मिक्स्ड रेशियोज की बात करते हैं तब हमको एवरेजिंग करनी होती है बिकॉज सेल्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। असेट्स हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू करने आते हैं, लेकिन अगर हम उनको एवरेज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोटा मोटा ड्यूरिंग द ईयर इतना चल रहा था। तो इससे हमने एसेट टर्नओवर एनालाइज कर लिया और कैपिटल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर। अब अगर हमने यहाँ पे एवरेज एसेट्स का यूज़ किया है तो इसको नलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे भी एवरेज एसेट्स और एवरेज इक्विटी यूज़ करना पड़ेगा, राइट। एवरेज इक्विटी साल के शुरू में इतना था, साल के एंड में इतना आया, तो इन बिटवीन जो भी चेंजेस हुए होंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे, राइट। इससे क्या पता चलेगा कि हमने कितना असेट्स को फंड किया हुआ है अपने इक्विटी के थ्रू। अगर ये से आता है 1.5 एंड 1.5 से 0.5, तो दिस शोज ना कि हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है, रेस्ट कहाँ से फाइनेंस किया होगा, डेट के थ्रू फाइनेंस किया होगा। टू मच ऑफ इक्विटी अगेन नॉट गुड बिकॉज आप अपना जो कमाने की क्षमता है वो लूज कर रहे हो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा देना पड़ता है और डेट को कम पैसा देना पड़ता है, बट डेट को देना पड़ता है। इक्विटी को नहीं भी दिया तो चलेगा अगर प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग काम आता है एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, डू पॉइंट एनालिसिस कर तो लिया हमने, ब्रेक डाउन कर लिया, पर उसका जब हम वैल्यू आउटपुट देखेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कुछ फॉल्ट्स है क्या हमारे बिजनेस को रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है क्या, और रीस्ट्रक्चरिंग के रीजंस पता है क्या क्या हो सकते हैं। ये सब हमारा बिजनेस मॉडल ही ख़राब है, हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, हम सर्विस बना रहे हैं, या हम सर्विस को उतना अच्छे से लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं और रिकरिंग सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस प्लान इज़ टू अनरियलिस्टिक, ग्रोथ रेट हम अज्यूम कर रहे हैं 15% तक और 10 साल तक इसी ग्रोथ रेट पे मेंटेन कर लेंगे। डू यू थिंक इट इज़ फीजिबल? नहीं। कौन करता है डबल डिजिट ग्रोथ इतने लंबे समय तक? मैनेजमेंट ही ख़राब है, एक्विजिशन खराब कर लिया, या बहुत ऐसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप चेंज हो गया, इकोनॉमी खराब चल रही है, कमोडिटी के प्राइसेस की शॉक आ गई और हम उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हमारा सप्लाई चेन ऑपरेशंस खराब है, टेक्निकल डिसरप्शंस हो गए, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, या किसी भी तरीके की अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी हो गई। इनकी वजह से हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग मान लो करना पड़ भी गया तो क्या क्या कर सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हम, जो भी हमने देखे उनका एक एक काउंटर मेजर तो हो गई। इट कुड बी चेंज इन मैनेजमेंट, इट कुड बी इन्वेस्टिंग और डाइवेस्टिंग इन वेंचर्स। इन्वेस्टिंग तो समझ में आ रहा है यार, ये अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ और करके देखते हैं, बट जो नहीं अच्छा चल रहा था ना उसको डाइवेस्ट करना इज ऑल्सो मेजर कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन। देर आर सम असेट्स जिनको लिक्विडेट कर देना चाहिए, क्योंकि इनको यूज करने से जितना लॉस हो रहा है उसको बेच के उतना रिकवरी हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू लिक्विडेट सम ऑफ द असेट्स एंड इट माइट हैपन दैट यू हैव टू सोर्स एडिशनल फंड्स। दिस इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंसिंग कैसे करना है। कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, इन्वेस्टिंग इन वेंचर्स, अगेन कैपिटल बजटिंग, हाउ टू इन्वेस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस decision. Suppose we thought of doing a new business. Here the concept of time value of money will come into picture. जिसके कुछ तो भी इनफ्लोज होंगे एंड आज कुछ मेरे को पे करना पड़ेगा, दैट विल बी योर आउटफ्लो। सपोज हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि 5 साल तक हमको इतना इतना कैश इनफ्लो जनरेट करके देगा, राइट। उसको हमने पुल बैक किया एट द रेट ऑफ 10%, तो हमारे पास इतना प्रेजेंट वैल्यू आ गया। क्या मैं इस बिजनेस के लिए 850 खर्च करने को रेडी होऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा एनपीवी नेगेटिव कर देगा। क्या मैं 800 पे रेडी होऊंगा? नहीं होऊंगा।
लेट से मैं 500 पे रेडी होता हूँ, 500 करोड़ में इसमें इन्वेस्ट करूंगा सो दैट माई नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव 290 करोड़ एंड द प्रोजेक्ट बिकम्स फीजिबल फॉर मी। इसका मैंने एक IRR भी कैलकुलेट करके देख लिया, कितना आ रहा है यूजिंग एक्सेल। अब ये 500 करोड़ मैंने सोच तो लिया कि मैं इन्वेस्ट करूंगा इस बिजनेस में, बट ये 500 करोड़ आएगा क्या? व्हाट विल बी माई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? Sources of finance is a corporate finance decision. Where to bring this amount from? Obviously, we have to use a mix of debt and equity. But what if I have some amount of retained earnings? क्योंकि मैंने पास में कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजंस अच्छे लिए थे, मेरे पास एक अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है बिकॉज मैंने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पे ध्यान दिया था और मैंने डिविडेंड शुरू से ही कम डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मेरे पास रिटेन ज़्यादा हुआ, राइट? एंड एक छोटा सा घर का एग्जाम्पल, हमें कुछ खरीदना होता है, इट्स बेटर, इट्स द बेस्ट थिंग कि हमारे पास खुद वो अमाउंट है रादर दैन किसी और से मांगने से। इफ वी हैव द रिटेन्ड अर्निंग्स इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन डेट और इक्विटी के बीच में फाइट है, डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट साइकिल योर कंपनी इज इनटू, इकोनॉमी में क्या स्टैंड चल रहा है, तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उन सब के बेसिस पे डेट और इक्विटी का डिसीजन लेना होता है, राइट? अब ये डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि इससे ना हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होती है। ये 500 करोड़ कोई फ्री में तो नहीं देगा, डेट को भी पैसे देने पड़ेंगे, इक्विटी को भी रिटर्न देना पड़ेगा। अब किसको कितना रिटर्न देना है दैट डिपेंड्स ऑन कि हमने किससे कितने में सेटलमेंट किया है और किसका कितना वेटेज है, तभी तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होगा एंड दैट विल इम्पैक्ट कि हमको ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हम अपना सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, राइट? तो डेट और इक्विटी का हमने कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम कर लिया, से इसको 13% देना है बिकॉज इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको शायद डिविडेंड भी मिलेगा नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है। डेट वाले तो चले, इसको 10% फिक्स देना है एंड आफ्टर टैक्स ये हमको 7% में पड़ेगा, अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 30%, ये हमको टैक्स की सेविंग्स देता है एंड आफ्टर टैक्स ये हमको 7% में पड़ेगा, ठीक है? अज्यूमिंग की इक्विटी का वेटेज एक्स है, इसका बचा हुआ होगा 1 माइनस एक्स, राइट? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई हमारी? 13% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 1 माइनस एक्स। दिस शुड बी लेस दैन इक्वल टू हमारा IRR। यहाँ पे याद है हमने सोचा था कि IRR इतना मैं कमा रहा हूँ, अगर मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही इससे ज़्यादा आ गई, यार मुझे देना ज़्यादा पड़ रहा है, मैं कमा कम पा रहा हूँ, कोई मतलब है क्या? तो इसको एज अ बेंचमार्क मान के चलता हूँ कि जो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इससे कम आनी चाहिए। उसको यूज़ करके मेरे को पता चल गया कि जो एक्स का वेटेज है दैट शुड नॉट एक्सीड 67.5% इन माई बिजनेस। एक्स क्या था? एक्स इक्विटी था, इक्विटी शुड नॉट एक्सीड 67.5% इन माई बिजनेस। डेट कैन गो मिनिमम अप टू 32.5%, राइट? अगर मैं डेट बढ़ाता जाऊंगा मेरा इक्विटी कम होता जाएगा, मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा, ये तो हमने मैक्सिमम सेट किया ना। डेट 500 का 32.5 अज्यूमिंग लाइक अप्रॉक्स 162 CR, बट हम जाते हैं थोड़ा सा इंक्रीज करके 200 करोड़ हम रेस करते हैं, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा। तो डेट हमने रेस किया 200 करोड़। डेट हम कहाँ से लाएंगे? बैंक लोन या बॉन्ड्स के थ्रू। अब डेट में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट डेट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी लाइक डेट कवेरेंट्स होंगे, कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना पड़ेगा, कुछ आपके पे आउट फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट इतने टाइम में देना है, आपको प्रिंसिपल इतने टाइम में देना है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव डिसीजन व्हेन यू आर गोइंग टू रेज डेट। कमिंग टू द इक्विटी पार्ट, इक्विटी हम मैक्सिमम 338 कर सकते थे, हमने थोड़ा कम किया, हमने 300 पे फाइनल किया कि हम इतना इक्विटी रेस करेंगे। इक्विटी कहाँ से रेस करेंगे? मार्केट से रेस करेंगे। तो हमने एक पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट की एंड यहाँ से पब्लिक ऑफरिंग पार्ट स्टार्ट। अच्छा, यू नो जितने भी IPO आते हैं किसी के भी, वो एक प्राइस बैंड में आते हैं, से 150 to 180, बट जो भी वो शेयर की एक्चुअल बुक वैल्यू होती है ना, दैट्स ओनली 10। योर रिमेनिंग वैल्यू गोज टू रिजर्व्स, यूजुअली द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि कंपनी संभाल के रखती है फ्यूचर बिजनेस के लिए।
कंपनी के पास ही पैसा जा रहा है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है कि यार मैंने तो 10 ही मांगे थे, लोग प्रीमियम पे मेरे कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। इन दिस केस बुक वैल्यू अगेन वॉज ₹10, बट हमने इशू किया है 25 पर शेयर। अच्छा, बुक वैल्यू में तो 10 ही जाएगा, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15 चला जाएगा, राइट। ये वैल्यू कैसे आई 25 से? अभी तक हमने बाहर से पैसा नहीं रेज किया था आईपीओ में, आईपीओ हमने फर्स्ट टाइम ही लॉन्च किया है, तो वी कुड हैव वेंचर कैपिटल के थ्रू प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन काइंड ऑफ थिंग, और जो भी हमारे बिजनेस के असेट्स है ना, उनकी वैल्यू करके हमने एक अजम्पशन बनाया कि इतनी तो हमारे बिजनेस की वर्थ होनी ही चाहिए, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स वी रीच टू क्लोज टू 25 का एक फिगर, जिसमें से हम बुक वैल्यू पे इतना लेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इतना लेंगे। ओके, इशू तो कर दिया, आईपीओ इशू हो गया, 4 दिन में लिस्टिंग भी हो गई, शेयर मार्केट में प्राइस अब मूव करना स्टार्ट करेगा। रिमेंबर, प्राइस मूव करता है, वैल्यू नहीं। शेयर का प्राइस मूव करेगा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन जो लोग करेंगे। लोग वैल्यूएशन क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों को पर्सपेक्टिव है कि यार ये बिजनेस इतना ग्रो नहीं करेगा, ये बिजनेस इस पेस से ग्रो करेगा, इस बिजनेस में इतना रिस्क है, ये इस कंट्री में इतना ऑपरेट करता है, तो वहाँ से उसका बीटा एडजस्ट होगा, वहाँ से उसका रिस्क बढ़ेगा, या बीइंग एन इन्वेस्टर मैं इतने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई विल एक्सपेक्ट कि मैं इतना रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न इससे कमा लूँ। All those things will impact the valuation and the share price will change accordingly. So valuation will be done in the next part, but talking about the subjectivity that lies in the valuation. Subjectivity कहाँ आती है? So इसमें ज़्यादा नंबर्स नहीं है, नंबर्स नेक्स्ट पार्ट में होंगे। सब्जेक्टिविटी आती है हमारे इन्वेस्टमेंट हराइजन में, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। शॉर्ट रन में तो अगर आपका ग्रोथ रेट से 12% या 15% भी आता है ना फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, चल जाएगा। बट अगर ये चीज़ आप 10 से 15 साल तक इमेजिन कर रहे हो कि यार ये बिजनेस इतनी ही पेज से ग्रो करेगा, तो सॉरी, देर इज समथिंग कॉल्ड एज मीन रिवर्टिंग प्रिंसिपल। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है तो वो नीचे आएगी, एंड इन द लॉन्ग रन वो एक एवरेज पेस मेंटेन करेगी। सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग और यू आर वैल्यूइंग अ सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म, वी अज्यूम कि जो भी ग्रोथ है ना, वो एक नेशन की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तुम अपने देश से ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकते हो इन लॉन्ग टर्म? उतना ही एवरेज मेंटेन करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल भी इम्पैक्ट करेगी, बिजनेस साइकिल भी इम्पैक्ट करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपका एवरेज ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट आएगा इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में चलता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, हमने बात कर ली, इसके आगे इसके फॉर्मूलाज हैं, एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, क्योंकि इसी से हमको पुल करना है, या इन शॉर्ट डिस्काउंटिंग करनी है। जब हम वैल्यूएशन देखेंगे तब हम इस रेट को यूज़ करके फ्यूचर के कैश फ्लोज को पुल बैक करेंगे इन प्रेजेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट। इसके अंदर भी रिटर्न ऑन इक्विटी, बिकॉज यहाँ भर भर के सब्जेक्टिविटी है। डेट का रेट तो फिक्स्ड है कि इतना डेट हमको इस परसेंट पे मिल गया, इतना टैक्स रेट है, तो हमको नेट नेट इतने का पड़ेगा, वेटेज डिसाइड करना है। लेकिन इक्विटी क्या, क्या कोई शेयर होल्डर आके किसी कंपनी को बोलता है कि मुझे ना इतना परसेंट तुम पे रिटर्न चाहिए? नो वन सेज। And that return on equity depends on the risk premium the investor is expecting, the beta, the sensitivity, and the risk free rate. Plus अगर हम मल्टी फैक्टर अप्रोच के थ्रू जा रहे हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हमको लेने पड़ते हैं, लाइक द स्मॉल कैप, द लार्ज कैप, द लेवरेज, और द काइंड ऑफ ऑपरेशन, वेदर इट्स अ ग्रोथ फर्म और इट्स अ वैल्यू बेस्ड फर्म जो अभी नहीं कमा रही है बट उसके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो फ्यूचर में कमा लेगी, राइट। तो इन सब चीज़ों पे सब्जेक्टिविटी होती है। आरई या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी को डिसाइड करना सबसे मुश्किल होता है। इन आर केस क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिविटी। ओके, मूविंग अहेड, ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट को डिसाइड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो बहुत सिंपल, लाइक दिस फॉर्मूला माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड, बट इंटरनली अगर आप बिजनेस समझते हो, एक इनकम स्टेटमेंट इमेजिन करो, ये चीज़ें बहुत सिंपल है। ग्रोथ हम किस रेट से करेंगे? जितना हम बचा रहे हैं इंटू जितना हम इक्विटी के लिए कमा रहे थे। दिस इज योर प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ। यहाँ पे आपको बाहर से फंड्स रेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ तो भी प्रॉफिट किया था। उसके आप 2 चीज़ें करोगे, या तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट या तो यू विल रिटेन। ये भी तो एक कॉर्पोरेट डिसीजन था, कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन था कि हाउ मच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू टेक।
अगर मैं 40% पे कर देता हूँ, 60% बचा के रखता हूँ, तो ये मेरे को फ्यूचर में काम आएगा. माई रिटेंशन रेशियो विल बी 60% एंड से आई एम अर्निंग 12%. तो यहाँ पे मैं कितना कर लूँगा, 7.2% के रेट से ग्रो कर लूँगा. ईजी. एंड वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इक्विटी अगेन, वाई नॉट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? बिकॉज हमने क्या देखा, हमने डिविडेंड देखा ना. डिविडेंड तो इंटरेस्ट देने के बाद आया. तो मेरे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी मैंने ख़त्म कर दिया. मैंने देखा कि यार मेरे इंटरनल के लिए कितना बच रहा है मेरे पास, इसलिए हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को लिया एंड उससे मैच करते हुए हमने डिविडेंड पे आउट को कंसिडर किया. सेकेंड फॉर्मूला फॉर ग्रोथ, दिस माइट लुक अगली एंड बहुत ज़्यादा बड़ा सा भी, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. प्रॉफिट मार्जिन हमने कितना कमाया ऑन सेल्स इंटू सेल्स इंटू रिटेंशन रेशियो. Isn't it very much similar to this part कि हमने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना किया? It is similar, not exact same. अगेन प्रॉफिट मार्जिन, हमने सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया इनटू द सेल्स, प्रॉफिट का अमाउंट आ गया एंड उसका कितना हमने रिटेन किया. प्रॉफिट आया, दो चीज़ें होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेंशन, उसका कितना रिटेन किया, वो हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया. एंड इन सब को करने के लिए हमारे पास कुछ असेट्स खर्च हुए होंगे, कुछ लाइबिलिटीज लगी होगी एंड अगेन ये वाला पार्ट लगा होगा. तो दिस होल डिनोमिनेटर ना शोज कि हमने जब सेल्स की तो हमारे एसेट्स बढ़े भी होंगे घटे भी होंगे, हमारा डेटर बड़ा हो सकता है, हमारा कैश बढ़ सकता है, हमारा इन्वेंट्री कम हो सकता है. तो एसेट्स में कितना चेंज आया, लाइबिलिटीज में कितना चेंज आया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोलता है कि यार तुमने कुछ परचेज किया होगा या तुम्हारा कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा. परचेज तो ठीक है, लाइबिलिटीज का पार्ट बनेगा क्योंकि ट्रेड पेबल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज. असेट्स माइनस लाइबिलिटी ही तो कैपिटल होता है, बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट. उसमें से मैंने इतना पार्ट यूज़ कर लिया, या इतना मेरे पास बचा हुआ है, तो मुझे एक्सटर्नल या एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड पता चल जाएगी. दिस माइट बी लुकिंग कंफ्यूजिंग बट नेक्स्ट पार्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. इट्स वेरी सिंपल. प्रॉफिट था, उस पर कितना बचाया, कितना बाहर भेजा एंड हमारे पास फाइनेंसिंग की नीड कितनी जनरेट हो पा रही है. So I guess this was it for this part. We will start valuation from the next part, but a very quick recap of where we started from. हम बिजनेस क्यों करते हैं? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स की वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज करना है? मेजरिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज नेट इनकम बाय इक्विटी. डिस्ट्रीब्यूटिंग या एनालाइजिंग इट यूजिंग DuPont एनालिसिस, 3 फॉर्म और 5 फॉर्म: टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन, EBIT मार्जिन, asset turnover and the equity multiplier. इसके थ्रू हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ डिस्क्रिपेंसीज है, एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड है कि नहीं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट डाइवेस्ट करना है कि नहीं, असेट को लिक्विडेट करना है कि नहीं, या मैनेजमेंट चेंज करना है कि नहीं. देन वी टुक एन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन विच इज कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग में हमने देखा कि यार इतना हमको एटलीस्ट कमाना पड़ेगा, या वी हैव टू मेंटेन अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लेस देन दैट वैल्यू. उसके लिए हम दो सोर्सेज पे जाएंगे, इक्विटी एंड डेट. इक्विटी और डेट का वेटेज कैसे डिसाइड होगा? वैक को मिनिमाइज करके. लेकिन क्या ये इतना ईजी है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आती है, स्पेशली इन द केस ऑफ इक्विटी. सब्जेक्टिविटी कहाँ कहाँ आती है? होराइजन में, ग्रोथ रेट में और वैक के कैलकुलेशन में. वैक के कैलकुलेशन में भी इक्विटी का रिटर्न निकालना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ग्रोथ रेट के हमने 2 फॉर्मूला देखे. दिस इज प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ कि इंटरनली फाइनेंस करके कैसे हो जाए. यहाँ पे हमको एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड पता चलती है. तो आई गेस दिस वाज इट फॉर दिस पार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.